बच्चा बाड़े। तो क्या हाल चाल है सबका। सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर। ठीक है, इससे पहले हमने 1 से 30 क्वेश्चन हमने MCQ क्वेश्चन कर लिया है, मतलब खंड ए जो है हमारा वो हो चुका है कंप्लीट। सो इस वाली वीडियो में हम लोग करेंगे खंड तुम्हारा B, C, D जो भी है वो सब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो आप लोग ध्यान से देखना, मतलब कि इसी टाइप से क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। 3 घंटा का रहेगा तुम्हारा एग्ज़ाम। ठीक है, 80 मार्क्स का 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। वो तुम्हारा मतलब एग्ज़ाम में नहीं रहेगा, वो अलग से दिया जाएगा, स्कूल तरफ से दिया जाएगा। समझो। और फिर समझते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 31। देखो आओ, खंड बी हमारा देखो, खंड बी में तुम्हारा 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन रहने वाला है तुम्हारा 12 नंबर का। ठीक है, इसमें 8 क्वेश्चन लेवल रहेगा, उसमें से तुम्हें चूज करना है 6 क्वेश्चन तुम्हें बनाना है। 8 का 8 नहीं बनाना है, 2 एक्स्ट्रा बना दोगे तो इसमें तुम्हारा ही समय बर्बाद होगा। ठीक है, समझो। तो 6 क्वेश्चन ही इसमें टच करना है। रहेगा 8 क्वेश्चन। देखो 31 तुम्हारा रहेगा, 32, 33, 34, 35, फिर उसके बाद तुम्हारा 36, 37, 38 तक रहेगा। ठीक है, 2 नंबर का। तो इसमें 6 क्वेश्चन बनाना है, कोई भी 2 तुमको स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। समझो। और फिर देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है तुम्हारा कि AP का पहला पद 21 है। ठीक है, समानांतर श्रेणी में हमने पढ़ा होगा। तो AP किसको कहा जाता है, जो बीच का डिस्टेंस होता है जो ना, मतलब कि सार्व अंतर वो सेम इक्वल होता है। ठीक, तो AP का पहला पद 21 है और सार्व अंतर यानी कि बीच का गैपिंग जो है तुम्हारा 5 है। ठीक है, तो कह रहा 5 हो तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि 18 पद पर कौन सा नंबर आएगा वही हमें निकालना है। समझो। और निकालते हैं। देखो, तो इसके लिए तुम्हें मतलब कि रफ जैसा नहीं काम करना है, मतलब लिखना वहाँ पे, मतलब कि दुल्हन की तरह सजा कर वहाँ पे मतलब कि लिखना होता है। ठीक है, दिया है ये चीज़ है, क्वेश्चन के अनुसार ये चीज़ दिया गया है, प्रश्न अनुसार A का वैल्यू, D का वैल्यू, तब हम इसे एन का फॉर्मूला लगा करके 18वां पद निकालेंगे। इस तरफ से लिखना पड़ेगा। समझो। तो देखो हम रफ में पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम जो भी हम नोट्स बनाए हैं उसमें से आपको हम दे देंगे। मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो और जा कर के मतलब लिख सकते हो। सजा के हमने लिख दिया है। समझो। आओ, तो रफ जैसा हम इस पर काम करेंगे, समझाएंगे तुम्हें। देखो, तो AP है। ठीक है, पहला पद है यानी कि ए तुम्हारा कितना है भाई साहब, तुम्हारा 21 है। ठीक है, और सार्व अंतर यानी कि बीच का अंतर जो है कितना है, 5 है। तो सार्व अंतर यानी D से डिनोट करते हैं, बीच का गैपिंग 5 है। ठीक है, तो कह रहा कि 18वां पद पर, समझो, जैसे देखो बीच का गैपिंग कितना है, 21। तो एक हमारा पहला पद 21 है, इसमें 5 जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा तुम्हारा 25, 26। ठीक है, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 31। समझो। तो कह रहा कि इसी तरह तुम्हें पूछा होता कि तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो हम कहते कि 31 है, बट हमें पूछा जा रहा है कि 18वां नंबर पर। ठीक है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, इस टाइप से 18वां नंबर पर कौन सा संख्या है वो बता दो हमको। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, चाहो अगर छोटा सा पूछा होता, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, तो अपन ऐसे बना सकते थे। ठीक, बट हमको फार्मूला से बनाना होगा। जब हमें पूछा जाएगा कि तुम्हारा हज़ारवां नंबर पर कौन सा होगा, 200 नंबर पर कौन सा होगा, 38वां नंबर पर कौन सा होगा, इस टाइप से अगर पूछा जाएगा तो फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, कौन सा फार्मूला, तो AN बराबर A + N-1 और इंटू D। ठीक है, और N का वैल्यू दे रखा है 18 तुम्हारा, N बराबर 18। ठीक है, तो इस पर अपन बैठाएंगे फार्मूला पर अपन वैल्यू बैठाएंगे और ला देंगे। तो N का वैल्यू 18। ठीक है, और A कितना भाई साहब, 31 प्लस तुम्हारा 18 में से 1 गया 17। ठीक है, इंटू D का वैल्यू कितना है, 5। और सोल्व करो उसको। तो जैसे ही अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, देखो A18 का वैल्यू 106। यही वाला तुम्हारा इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन का लिंक में दे रखा है, जाओ वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना भाई लोग। ठीक है, पहला पद 21 है, तुम्हारा सार्व अंतर बीच का गैपिंग 5 है, A18 तुम्हारा निकालना है, यही चीज़ तुम्हें निकालना है। 18वें नंबर पर कौन सा होगा वो निकालना है। तो फार्मूला अपन यूज करेंगे, तब इसी टाइप से तुम्हें एग्जाम लिखना पड़ेगा। तो AN बराबर A + N-1 इंटू D। अब
तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे ए डी और एन का वैल्यू, तो हमारा A18 कितना आएगा 106, यानी इसके आगे जाओगे तो 106 तुम्हें दिखे मिलेगा 18 नंबर पर, समझो। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फिर। देखो 32वें नंबर पे क्या है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। उसका जो भी मतलब कि परिधि होगा कितना लंबा है, तो उसको मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग किसको बोलते हैं, तो चारों भुजा जो होता है बराबर होता है और 90 डिग्री का हर एक कोण होता है, उसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा कि तो वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात कीजिए, समझो कैसे बनेगा। देखो तो एक वृत्त है भाई साहब, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या, ठीक है, ये तुम्हारा वृत्त, वृत्त इसी को ना बोलते हैं, ठीक है। गोल पूरा होना चाहिए और इसका त्रिज्या यही होता है, ठीक है। दो मिला दो पूरा पूरी, तो ये हो गया व्यास डी, समझो। त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा कि इसको मोड़ करके, ठीक है, मतलब कि इसका जो भी परिधि है, ठीक है, इसको मतलब खींच करके लंबा, फिर उसको क्या बनाया गया है, तो वर्ग बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिधि अपन निकालेंगे, परिधि है कितना, ठीक है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर वृत्त की परिधि बोलो बराबर 2 पाई आर होता है फॉर्मूला में। और तो वैल्यू पुट करो 2 पाई और आर का वैल्यू कितना तुम्हारा है 14 सेंटीमीटर। तो पाई का वैल्यू बैठा लो ना, 22/7 होता है ना, और 14, 7 दूना 14, ठीक है। 22 दूना 24 दूना 88, तो 88 तुम्हारा क्या हो गया, यानी कि वृत्त का जो परिधि है वो हो गया, ठीक है। तो सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर, समझो। तो वृत्त का परिधि कितना निकल गया 88 सेंटीमीटर। करा इसी को 88 सेंटीमीटर जो लंबाई है ना, इसी को क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया है, ठीक है। तो आ जाओ, तो वर्ग बनाया गया है, वर्ग में चारों भुजा जो होता है इक्वल होता है, चारों कोना 90 डिग्री का होता है। ये ए है, मान लो ये 10, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, समझो। अब देखो 88 को 4 भाग में बांट दो, ठीक है, तो हमारा भुजा निकल जाएगा। हमें क्या पूछा गया है, वर्ग की भुजा की परिमाप क्या ज्ञात कीजिए, समझ रहे हो। मतलब भुजा निकलेगा तभी ना सबको जोड़ेंगे। मान लो ये 10, फिर 20, 30, 40 सबको जोड़ते हैं तो फिर क्या निकलता है, परिमाप निकलता है वर्ग का, ठीक है। आओ तो 4 भाग में डिवाइड कर दे इसको, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि हर एक जो भुजा है 22 का है, 22 का है, 22 का है, समझ रहे हो। तो इसका परिमाप कितना होगा, सबको जोड़ लो। अच्छा 88 आ रहा, यानी कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होगा वो होगा वृत्त का परिधि के बराबर, समझ रहे हो। तो कितना निकल गया हमारा 88 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर चल रहा है, ठीक। तो एग्जाम में कैसे लिखोगे, देखो तो लिखना है यही चीज़ कि वृत्त के त्रिज्या यानी 14 सेंटीमीटर दे रखा है, वृत्त की परिधि फॉर्मूला यूज करेंगे और 88 सेंटीमीटर लेके हमारा आ जाएगा, समझो। हाँ तो वर्ग का परिमाप बराबर 88 सेंटीमीटर, तो 4a सबको जोड़ दो, ठीक है। देखो ए 4a बराबर 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ए हर एक की जो भुजा है वो कितना है 44 है, तो हमारा वर्ग का जो परिमाप होगा वो कितना होगा 88 सेंटीमीटर, समझो। तो हमारा हो गया आंसर। तो यही चीज़ अगर तुम एग्जाम में छाप लोगे तो 2 नंबर पक्का, समझ रहे हो। और समझो क्वेश्चन नंबर 33, देखो क्या कर रहा है। यदि आर जो है एक बिंदु है 10, 9, फिर तुम्हारा बिंदु ए 6, 5 और बी जो है 14, वाई को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी, ठीक है। ए बी एक लाइन है, उसको बीचों बीच काटा गया है, ठीक है, मध्य बिंदु है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक रेखा है, समझो। तो ये रहा तुम्हारा ए कितना है भाई साहब 6 और 5, ठीक, और बी तुम्हारा कितना है 14, वाई। एक बिंदु तुम्हारा आर जो कि इस लाइन पर, इस रेखा पर ए बी जो रेखाखंड है ना उस पर बीचों बीच है, मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य मतलब कि आधे आधे, ठीक। तो मान लो यहाँ पे है, तो ये तुम्हारा आर हो गया 10, 9, समझो। तो कह रहा है कि वाई का मान बता दो हमको, ठीक है। मतलब कि यहाँ से तुम्हारा आर और बी, ठीक है, आर बी का डिस्टेंस निकाले तो बराबर होना चाहिए, और ए आर का जो भी निकलेगा डिस्टेंस मतलब इसके आपस में बराबर होगा, ये बराबर ये है, ठीक है। ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो 10 आना चाहिए, मध्य बिंदु है ना, मतलब कि बीचों बीच काट रहा है। तो चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि
तुम्हारा दूरी सूत्र से निकाल सकते हो, या फिर सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र की मदद से हम लोग y का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, ध्यान दो। तो इसको मान लेते हैं अपन x, ठीक है, इसको y, और ये रहा x1 y1, ये रहा x2 और y2, ठीक है, या फिर x1 y1 इसी को मान लो, इसे x2 y2 इसको मान लो, किसी को मान लो तुम। तो अपन हम निकालेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है। तुम ट्राई करना दूरी सूत्र से निकालने का, इतना बराबर इतना कर लेना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो निकलेगा बराबर कर देना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और फिर सॉल्व करना, देखना फिर y का मान तुम्हें देखने को मिलेगा, निकल जाएगा, ठीक। आओ, तो विभाजन सूत्र है x बराबर क्या होता है, ठीक है। तो तुम्हारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, ये होता है ना। यहाँ पे जो भी पॉइंट हमारा होता है x की जगह पे ये होता है। और y बराबर कैसे निकालते हैं, तो m1 y2 प्लस m1 y1 और बटा में m1 प्लस m2, समझो। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x का मान कितना है 10, और x1 तुम्हारा m1 ये हो गया तुम्हारा रेशियो, m1 और m2 दोनों इक्वल है, मतलब कि 1:1 या 2:2 ले लो, बराबर ले लो, ठीक है। तो मानो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 4 है, 4:4 ले लो, ठीक है। काटोगे 1:1, डायरेक्ट 1 लो ना, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम हमें क्या निकालना है, देखो y का मान निकालना है ना, तो हमें y1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेंगे अपन, y का मान कितना है 9, ठीक। m1 कितना है, m1 तुम्हारा अच्छा 1 है, 1 इंटू फिर y2 तुम्हारा कितना है, y2 ये रहा y, ठीक, प्लस m1 इसमें 1 फिर इंटू y1 तुम्हारा 6। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा प्लेलिस्ट में चल जाओ, वहाँ पे डिटेल्स में हमने पढ़ा रखा है। और m1 और m2 कितना है 1 + 1 2, ठीक है। सॉल्व कर दो यहाँ पे, 18 बराबर y + 6, ठीक है। और तो y का मान कितना निकल जाएगा, 18 में से 6 गया, ठीक है, तो 12, यानी कि यहाँ पे y का मान 12 रखेंगे, तब जाके यहाँ से यहाँ तक दूरी सूत्र लगाएंगे तो बराबर होगा, जितना इसका होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा, समझो। और देखो 6 5 है तुम्हारा, और ये तुम्हें लिख लेना है। तब विभाजन सूत्र से y बराबर y1 m2 प्लस y2 m1 बटा में m1 प्लस m2। अच्छा यहाँ देखो मिस्टेक हुआ है, तुम्हारा y1 5 है ना यहाँ पे, ठीक है, 5 लेंगे यहाँ पे, और y2 तुम्हारा है y, ठीक है। तो सॉल्व कर लो यहाँ पे, 5 13 हो गया, ठीक है। तो y की जगह पे 13। आप देखो तो हमारा तो y बराबर m1 y2 प्लस y1 m2 बटा में m1 प्लस m2 वैल्यू पुट कराओ, और हमारा y का मान निकल जाएगा 13, समझो। तो यहाँ पे मिस्टेक था तुम्हारा वहाँ पे पीछे वाला। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, और समझो फिर क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई जो है प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है तथा प्रकाश से बनने वाला स्तंभ की छाया की लंबाई तुम्हारा 20√3 मीटर हो, तो स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण कितना है वो बता दो, ठीक है। मतलब कि तुम्हें पिलर का जो हाइट है वो दे रखा है कितना 60 मीटर, ठीक, और तुम्हारा जो उसका छाया जो बन रहा है ना धरती पे वो 20√3 मीटर बन रहा है, तो करा के कोण कितना है वो बता दो, समझो। मतलब देखो ये तुम्हारा खड़ा पूरा पिलर है एक, ठीक है, इसका जो छाया बन रहा है यहाँ पे, ठीक, तो इसका लेंथ कितना है तुम्हारा 20√3 मीटर, समझो। और तुम्हारा 60 मीटर पिलर का हाइट है, 60 मीटर पिलर का हाइट है, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है समझो पहले। उन्नयन कोण देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, जो एंगल होता है यहाँ पे वो होता है उन्नयन कोण। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है खड़ा यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। अब फिर पूछता है एक कि अवनमन कोण कितना है। देखो अवनमन कोण क्या होता है, तो ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो बनता है एंगल ना ये होता है अवनमन कोण, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने फेस किया है, बहुत सारा बनाया है, सो इजीली समझ में आ रहा होगा तुम्हें। तो यहाँ पे एंगल कितना है वो बता दो, ठीक। और तो तुमने पढ़ा होगा लाल कक्का LAL KKA साइन कोस टेन कोसेक से कॉट, समझो।
तो तुम्हारा टैन थीटा, देखो लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, यानी कि ये वाला उठाएंगे अपन, लंब बटा आधार। अगर ये चीज़ दे रखा होता आधार बटा कर्ण, तो अपन इससे भी यूज करके निकाल सकते थे एंगल, ठीक है। तो टैन थीटा तुम्हारा लंब बटा आधार, लंब कितना है 60 मीटर बटा में आधार तुम्हारा 20√3 मीटर, समझो मीटर मीटर कैंसिल, 20 या 60 तुम्हारा 3 बटा में √3। सॉल्व कर दो इसको, तो 3 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू √3, ठीक है, बटा में नीचे √3 कैंसिल हो गया, तो बच गया √3 सिर्फ। तो तुम्हारा टैन थीटा बराबर √3। अब √3 मान देखना है टैन थीटा में, ठीक है, किसका होता है, तो ये होता है तुम्हारा टैन 60 डिग्री का, ठीक है। तुम्हारा साइन बाई को √3 बटा 2 और 1 बटा 2, ठीक है, यानी कि तुम्हारा टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा, समझो। तो स्तंभ की जो हाइट है वो कितना है, पिलर का हाइट 60 मीटर, इसका जो छाया शैडो बना रहा है 20√3 मीटर, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा 20√3 मीटर, ठीक है। ये एंगल हमें निकालना है। टैन थीटा बराबर 60 बटा 20√3, काट छट कर लो, √3 किसका होता है, तो टैन 60 डिग्री का, तो टैन से टैन कैंसिल, तो थीटा जो एंगल है तुम्हारा उन्नयन कोण 60 डिग्री निकल को आ गया, ठीक। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो क्या कर रहा है इसमें। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 35वां, ठीक है। यदि किसी घन के विकर्ण का जो लंबाई है, लेंथ है 8√3 सेंटीमीटर हो, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वो बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। इसमें 6 फेजेस होता है और तुम्हारा 8 कोना होता है और 12 जो है कॉर्नर होता है, यानी कि लेंथ होता है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है वो बता दो, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है फॉर्मूला, बोलो, नहीं याद है तो भी, वो 6 फेजेस है, तो तुम्हारा घन जो होता है वो सबका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट सबका इक्वल इक्वल होता है, ठीक है। तो एक तुम्हारा ए है, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा a², तो ऐसा ऐसा 6 गो है तो 6a², समझो। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 6a²। और तुम्हें अगर एक वैल्यू यहाँ पे दिया होता, कहा होता कि घन का जो भुजा है वो ए मतलब कुछ 8 मीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, तो अपन इजीली हम निकाल सकते थे। लेकिन अब विकर्ण से हमें विकर्ण से फिर भुजा निकालना पड़ेगा। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो a√3 होता है, ठीक है। और तुम्हारा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो a√2 होता है, समझो। और तो तुम्हारा 8√3 सेंटीमीटर है, √3 से √3 कैंसिल, 8 a बराबर 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जैसे पुट करोगे आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप छापो जल्दी सा। तो घन का विकर्ण जो है 8√3 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर a√3 और बराबर 8√3 दे रखा है, ठीक है। घन का विकर्ण काट छट करो, एक मान 8 सेंटीमीटर, तब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तुम्हारा निकल को आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपन के पास है कि 36वां, सिद्ध करे कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो, हमने जब टॉपिक ये मतलब चैप्टर करा रहा था, तो हमने कहा था कि ये वाला क्वेश्चन इसमें से पक्का एक आएगा ही आएगा। सो क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में। देखो क्या करना है, कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले एजम्पशन करना है कि ये तो हम जान रहे हैं कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका जो मान निकालेंगे 1.73 करके मतलब लंबा जाता है, रुकता नहीं है, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होता है। py के ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं इसको, समझो। तो हम तो जान रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जिसके साथ जोड़ करो, गुना करो, भाग करो, कुछ भी करो, अपरिमेय संख्या ही आएगा। बट हमें प्रूव करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है, ठीक। तो अपन क्या करेंगे कि √3 को हम मानेंगे अब मतलब परिमेय संख्या, ठीक है, मान के चलेंगे कि परिमेय संख्या है √3, और लास्ट में हम लोग गलत दिखा देंगे, विरोधाभास कर देंगे कि हमने जो माना था वो गलत माना था, √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, तो √3 को a/b, ठीक, और a और b सहअभाज्य संख्या लेंगे, ठीक। और तो इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 3√3 और b बराबर a। तो हमें क्या हटाना है, यहाँ पे रूट जो हटाना है दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक। तो देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 36वां, देखो माना
3√3 एक अपरिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नीचे नहीं होना चाहिए और पी और क्यू जो पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो ए बटा बी या फिर पी बाई क्यू भी लिख सकते हो। और दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारा बी का जो मान निकलेगा तुम्हारा ए बटा 3√3 और तुम्हारा √3 का मान निकलेगा ए बटा 3 भी। यहाँ हम देख सकते हैं कि ए बटा 3 भी जो है एक परिमेय संख्या, क्योंकि पी ए बाई बी की पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन √3 जो है अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3√3 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा। हो गया प्रूफ, बस इतना ही तो करना है। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, समझो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 37वां, 37-38, उसके बाद सेक्शन से आ जाएगा हमारा। देखो 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x कॉस 60 डिग्री बराबर 10 है। तो x का मान मतलब क्या हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्या बैठाएंगे, ठीक है, कि इधर भी इधर सॉल्व करने पर 10 आना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। इधर 10 तो इधर भी 10, कैसे करेंगे भाई? तो इसके लिए हमें कोसेक 30 का मान, कॉस 60 का मान, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो याद होना चाहिए, ठीक। आओ देखो तुम्हारा 2, ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो तुम्हारा 1/sin बराबर आओ, तो यानी कोसेक 30 का मान 1/2 यानी ऊपर देंगे 2, तो 2 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, ठीक, प्लस x, ठीक है, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, तो तुम्हारा साइन में होता है √3/2, तो इसका 1/2, ठीक है, 1/2 बराबर इधर है 10। हाँ, इसको सिर्फ सॉल्व करना है तुम्हें, x का मान निकल जाएगा, ठीक। देखो 2 कोसेक स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर भी चढ़ा देना यहाँ पे, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, भूल मत जाना, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो आने यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 × 4 प्लस तुम्हारा x/2 बराबर इधर 10, 4 2 नहीं 8, x/2 बराबर इधर कितना 10 में से 8 गया 2, तो x बराबर 4, x बराबर यहाँ पे 4 पुट करेंगे तब इधर सॉल्व करेंगे ना, तो 10 होगा तुम्हारा, समझो। हम तो ये रहा तुम्हारा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस x × 1/2, ये तुम्हारा वैल्यू है कॉस तुम्हारा 60 डिग्री का, और 2 जो है कोसेक 30 डिग्री का मान है, ठीक। अगर सॉल्व करोगे तो x का मान तुम्हारा 4 देखने को मिलेगा। और तुम्हारा सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन इसमें है, 8 का 8 हमने बना रखा है, तुम्हें 6 क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो कह रहा है क्या एपी एक समांतर श्रेणी में एपी एक है, ठीक है, 11 8 5 2 का एक पद जो है 150 है, क्यों? हल करें, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है बताओ। देखो एक एपी है तुम्हारा 11 8 5 2 डॉट करे, एक पद -150 कहीं पर है, ठीक है, तो कितना नंबर पे तुम्हारा 150 है वो बता दो, ठीक। तो एपी हमारा है 11 8 5 2, बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन। तो 8 में से 11 गया -3, तो 5 में से 8 गया -3, और 2 में से, यानी कि बीच का डिस्टेंस जो है सेम है। और ए बराबर पहला पद कितना होता है 11 होता है, और फिर निकालो। तो हमें 150 -150 कितना नंबर पे है वो फाइंड करना है, यानी कि ए एन का वैल्यू दे रखा है, ठीक। तो ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, -150 बराबर ए का वैल्यू 11 प्लस एन का वैल्यू तुम्हारा, अच्छा एन का वैल्यू तो निकालना है, तो n-1 और इंटू डी तुम्हारा है -3 और सॉल्व करो, यहाँ पे एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एन का वैल्यू हमेशा किस में निकलेगा, तो एन का वैल्यू हमेशा मतलब कि बट्टा में नहीं रहना चाहिए, नीचे में डिवाइड में कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब कि तुम्हारा दशमलव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। एन बराबर -150, ए बराबर 11 और डी जो है बीच का डिस्टेंस -3 सब का सेम में है, यानी कि समानांतर श्रेणी में है, लेकिन कहीं 150 जो है नहीं आएगा, ठीक। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो देखो एन का वैल्यू हमेशा पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूरा संख्या होना चाहिए, इसको डिवाइड कराओगे तो हमारा दशमलव में निकलेगा,
तो n का वैल्यू हमेशा पूर्णांक संख्या होता है, पूरा में होता है, ठीक है। तो आगे का लिख लो, चूँकि n का मान 164/3 है, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, इसलिए -150 इस AP का कोई पद नहीं है, समझो। तो हमारा आंसर हो गया 38वां और साथ साथ सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट।